Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 14th of September 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 सितंबर 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है हाई एटलस माउंटेन्स को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद व्हाट पर्पज इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेगा फूड पार्क्स। मेगा फूड पार्क का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सरकार किस पर्पज़ के लिए प्रमोट कर रही है, आपने वो पर्पज़ बताना है। नीचे आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला, टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। दूसरा, टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिशेबल आइटम्स एंड रिड्यूस वेस्टेज। तीसरा, टू प्रोवाइड एमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू एंटरप्रेन्योर्स। तो बताओ तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या डी तीनों के तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हमने रिसेंटली देखा जो G20 समिट है, इसको कंडक्ट किया गया इंडिया के अंदर। उसके बाद यानी उस समिट के बाद में सऊदी अरेबिया के साथ भारत ने जो बायलैटरल डिस्कशंस है, जो बायलैटरल मीटिंग है वो की हैं। और उन डिस्कशंस का एक जो आउटकम निकल कर आया है, एक बहुत बड़ा आउटकम निकल कर आया है। कह सकते हो कि सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत है वो एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो करने वाला है। उस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होगा एग्जैक्टली मैं आपको बताऊंगा। समुद्र के अंदर से केबल बिछाकर हम सऊदी अरेबिया को इंडिया के साथ में कनेक्ट करेंगे, और वो कनेक्शन किस चीज़ को लेकर है वो भी पता चलेगा। उससे पहले मैं आपको सोर्सेस दिखा देता हूँ। सभी जगह पर इसका डिस्कशन हो रहा है, चाहे वो लाइव मिनट हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी जगह पर यहाँ पे आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं। इंडिया एंड सऊदी लिंक पावर ग्रिड्स यूजिंग सबसी केबल, यानी कि समुद्र के अंदर से जो केबल बिछाई जाएंगी ना, उससे ये दोनों देशों के जो पावर ग्रिड्स है उनको जोड़ा जाएगा। पावर ग्रिड्स को जोड़ने का मतलब है जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको ट्रांसफ़र किया जा सकेगा इंडिया से सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से इंडिया। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये कोयले से जनरेशन वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि बिजली बनाने के कई तरीके हैं। एक बिजली जब बनती है उसमें पीछे काफ़ी सारा कोयला जलाया जाता है, उसके बाद यहाँ पर उस बिजली का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि दुनिया भर की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, हमारा मेन मकसद है कि हम क्लाइमेट चेंज को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें, पोल्यूशन को कम कर सकें। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से कोयले को जलाकर एनर्जी का जनरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज तो बढ़ेगा ही ना। इस वजह से इस वाली एनर्जी को छोड़कर जो हमारा मेन फोकस है वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी में भी स्पेशली सोलर एनर्जी के ऊपर मेन फोकस है कि जो सूर्य से एनर्जी निकल रही है उससे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और उसी इलेक्ट्रिसिटी को इंडिया से सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से इंडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कहोगे ऐसा क्यों, तो वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ। आपने एक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। काफ़ी सारे लोगों को उसमें कन्फ्यूज़न होता है, ये क्या है मामला। आज आपको बहुत अच्छे से ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप और भी आर्टिकल्स देख पाओगे, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया है, इन्होंने भी कवर कर रखा है, इंडिया सऊदी अरेबिया लुक टू मैरी पावर ग्रिड्स विद अंडर सी केबल। तो दोस्तों पहले तो हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से एक वर्ल्ड मैप को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली इंडिया की, तो इंडिया आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इधर आपको ये मिडिल ईस्ट नज़र आएगा। मिडिल ईस्ट में स्पेशली हम लोग फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, सऊदी अरेबिया के ऊपर। तो ये रहा हमारा सऊदी अरेबिया और ये रहा इंडिया। तो दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है और एक कंक्लूजन तक ये पहुँचे हैं कि यहाँ पर समुद्र के अंदर से जो केबल है वो बिछाई जाएंगी। अब देखो अभी बस खाली इतना पता है कि यहाँ बिल्कुल अंडर सी केबल का कनेक्शन होगा,
लेकिन हो सकता है ये केबल ओमान से जोड़ी जाए, या हो सकता है ये केबल यूएई से जोड़ी जाए। किसी से जोड़ी जाएगी ये पता नहीं, बट यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल अगर लेकर चल रहे हैं कि यहाँ से गुजरात से केबल निकलती है, समुद्र के अंदर इसको बिछाया जाएगा, बिछाने के बाद में इसको ओमान तक पहुँचाया जाएगा, फिर ओमान से सीधा सऊदी अरेबिया के पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा। तो इंडिया का पावर ग्रिड और सऊदी अरेबिया का ये जो पावर ग्रिड है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो हम रिन्यूएबल एनर्जी है उसको एक दूसरे को एक्सपोर्ट कर सकेंगे, एक दूसरे को यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी बेच सकेंगे। कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है। इसी प्रकार से ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको आगे तक जोड़ दिया जाएगा, ऊपर पूरे यूरोप तक यहाँ पर, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ पे ऊपर भी ये जो एनर्जी है वो पहुँच पाएगी। अभी हमारा मेन फोकस ये भी है कि इस प्रकार से जो एनर्जी है इसको जोड़कर हम पूरे यूरोप को सीधा ऑस्ट्रेलिया से जोड़ दें, और ये कनेक्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बैठेगा। ये सभी कंट्रीज़ फिर आपस में रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर व्यापार कर सकेंगी। कहोगे इसकी ज़रूरत क्या है? अब देखो ज़रूरत क्या है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं, और यहीं पर मैं आपको वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का जो ये कॉन्सेप्ट है वो बताने वाला हूँ। इसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों, जब यहाँ पर सूर्य निकलता है, अब जब जहाँ पे सूर्य निकल रहा है, सपोज़ यहाँ पे आप देख पाओगे इधर से सूर्य निकलता है। अब सूर्य जब इधर से निकला तो सूर्य की जो ये प्रकाश है वो प्रकाश सबसे पहले इधर पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी सनलाइट है वो सबसे पहले यहाँ पर इधर ईस्टर्न साइड से आनी स्टार्ट होती है, धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी सारे एरिया को कवर कर लेती है, ठीक है। इधर पहले लाइट पड़ती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कुछ एरियाज़ को कवर करती है। और आपको पता ही ना ज्योग्राफी में, अगर एक तरफ यहाँ पर इधर उजाला हो रहा होगा, यानी पृथ्वी पर सपोज़ अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर दें, अगर एक तरफ यहाँ पर उजाला हो रहा होगा, प्रकाश हो रहा होगा, तो दूसरी तरफ यहाँ पर अंधेरा हो रहा होगा, दूसरी तरफ यहाँ पर रात हो रही होगी। इस तरफ दिन हो रही है तो इस तरफ रात हो रही है। रीज़न क्योंकि जो सूरज है, सूरज के सामने पृथ्वी का ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब पृथ्वी यहाँ पर जिस तरीके से घूम जाएगी तो घूमने के बाद में क्या होगा कि सूर्य के आगे ये वाला पोर्शन आ जाएगा, फिर ये वाला पीछे चले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे रात हो जाएगी और यहाँ पर दिन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है वो चलता रहता है। लेकिन हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरह से डिपेंडेंट है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे सन के ऊपर, सूरज के ऊपर, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर प्रकाश रहेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। अगर प्रकाश कम हुआ, सन की लाइट कम हुई, तो उससे क्या होगा, एनर्जी का जनरेशन भी कम होगा। लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक सूरज को पूरे दुनिया से एक ग्रिड के माध्यम से जोड़ दिया जाएगा। कैसे? तो ये आप देख सकते हो। अब होगा क्या दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर जब सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलने के बाद में जब यहाँ पे प्रकाश पड़ेगा तो कुछ रीजन पड़ सकता है, लेकिन पीछे तो रात हो रही है ना, इधर तो नाइट हो रही है। अब इधर अगर हमें यहाँ पर यही इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा रही है रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ तो डायरेक्टली काम नहीं करेगी, क्योंकि भाई इधर रात हो रही है और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली सोलर एनर्जी को जनरेट करने के लिए हमें सूर्य का प्रकाश चाहिए होगा। तो क्या होगा, सीधा यहाँ पर जो भी एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी को इन्हीं केबल्स के माध्यम से ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगाए जाएंगे ढेर सारे सोलर पैनल्स। यहाँ पे क्या होगा, हम सूर्य से एनर्जी को जनरेट करेंगे और उन पैनल्स को केबल के माध्यम से स्पेशली समुद्र के अंदर से जो केबल है वो बिछाई जाएंगी और इन कंट्रीज से यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। यानी भले ही इधर रात हो रही हो, भले इधर सूर्य देर से पहुँच रहा हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, यहाँ पर ये लोग सोलर एनर्जी के जो फ़ायदे हैं वो उठा सकेंगे। और इसी को आप वाइस वर्सा कर सकते हो, इसी का उल्टा कर सकते हो, क्योंकि अगर इधर नाइट हो रही होगी तो इधर अगर यहाँ पर सन होगा तो इधर से एनर्जी जनरेशन होने के बाद में ये एनर्जी सीधा इधर की साइड में पहुँच सकती है, ठीक है। यानी सूर्य चाहे मतलब आप कह सकते हो सूर्य चाहे प्रकाश इधर की साइड में पड़ रहा हो चाहे उधर की साइड में पड़ रहा हो, लेकिन पूरे दुनिया भर को वो जो सोलर एनर्जी है वो एक साथ भी मिल सकती है। ये हमारा मेन फोकस है। ये मैंने आपको पूरा का पूरा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट बताया। उसी कॉन्सेप्ट से लिंक करके आप इसको जोड़ सकते हो। यहाँ पर भी हमारा मेन ही मकसद यही है कि हमें इस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी को जोड़ना और एक दूसरे के साथ में इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना, इसका ट्रेड करना, इसका व्यापार करना। अब दोस्तों ना, ये बात सारी सुन के हमें क्या लग रहा है, यार ये इम्पॉसिबल है सर, आप सिर्फ ऐसी बातें कर रहे हो, ये मतलब आगे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ कभी किया है क्या हमने? देखो, बिल्कुल दुनिया भर में इस प्रकार के कई सारे समुद्र के अंदर से नहीं अंडर सी पावर केबल्स बिछाए गए हैं। दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ठीक है, जिसको मैं डायरेक्टली देखकर आपको बता रहा हूं कि हमारे दुनिया के अंदर में लगभग 485 कितने 485 अंडर सी पावर केबल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और इनमें से जो सबसे बड़ा पावर केबल है पता है वो कौन सा है? वो यहाँ पे ब्रिटेन को डेनमार्क से जोड़ता है। इमेजिन करो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा हमारा यूनाइटेड किंगडम और ऊपर ये रहा डेनमार्क,
और बीच में यहाँ पे हमारा ये पूरा अटलांटिक ओशन। तो इस ओशन से ये जो पर्टिकुलर रीजन है यहाँ पे कह सकते हो 764 किलोमीटर्स को 784 किलोमीटर के एरिया को कवर करने के बाद में यूके से ही ये पावर लाइन सीधा यहाँ पे डेनमार्क तक पहुँचती है। ठीक है, अगेन समुद्र के अंदर से पावर केबल्स बिछाए गए हैं। अभी तक का ये सबसे बड़ा अंडर सी पावर केबल कनेक्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों बात यहाँ पर नहीं रुकती है। पता है साल 2008 में हमने यहाँ पर फोकस किया था कि हम श्रीलंका से भी इसी प्रकार का कनेक्शन करें, अंडर सी पावर केबल बिछाएं। अब श्रीलंका को हम लोगों ने एक प्रपोजल दिया 2008 में कि भाई 500 मेगावाट तक का अंडर सी पावर केबल जो लिंक है हम इसको श्रीलंका तक पहुँचा देंगे। लेकिन श्रीलंका जैसी उसकी कॉस्ट सुनता है कि भैया हज़ारों करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तो वो कॉस्ट सुनकर वो पीछे हट जाता है। इस चक्कर में यहाँ पे कनेक्शन हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आज फिर भी अगर आप देखोगे तो इंडिया कहीं ना कहीं बिजली को बांग्लादेश की तरफ भी एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश को हम काफ़ी सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी जो इंडिया है वो फोकस कर रहा है कि हम म्यांमार को भी इसी प्रकार से जो बिजली है उसको एक्सपोर्ट करने के ऊपर काम करेंगे। तो जो ग्रिड कनेक्टिविटी है ना, इसको यहाँ पर एक्सपैंड करने के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। और यहाँ पे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड क्या है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सभी कंट्रीज़ का दोस्तों जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल भारत का जो टारगेट है, पीएम मोदी ने कमिटमेंट दिया है कि इंडिया 2070 तक नेट ज़ीरो जो टारगेट उसको अचीव कर लेगा, यानी 2070 के बाद हम कोई पोल्यूशन पैदा नहीं करने वाले। और वही टारगेट यहाँ पे सऊदी अरेबिया का भी है। सऊदी अरेबिया ने बेसिकली यहाँ पर भारत से 10 साल पहले का टारगेट रखा है, इन्हें 2060 तक का टारगेट रखा है कि 2060 तक हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मतलब जो ये कंट्री है फिर उसके 2060 के बाद में कोई भी पोल्यूशन पैदा नहीं करेगी, सारा का सारा जो कार्बन एमिशन वो ज़ीरो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब इन्हें जल्दी जल्दी ये काम करना है। ठीक है, तो इसीलिए फोकस करना होगा इस प्रकार के रिन्यूएबल एनर्जी के कनेक्टिविटी की तरफ, जिससे एक दूसरे को ये सपोर्ट कर सकें। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये सारे डिस्कशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जब इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू करना स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारे डिस्कशंस होंगे, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, कंपनीज़ को प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, क्योंकि ये काम बस खाली बोल पाना आसान है लेकिन कर पाने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारे डिस्कशंस होने के बाद में इसको स्टार्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टार्ट होगा, बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। और एक बात यहाँ पे और बता दूँ, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अभी साइन किया गया है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में, ये कहीं ना कहीं हमारे इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा कह सकते हो। अभी G20 समिट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात की गई है ना, उसी का यहाँ पर एक हिस्सा कह सकते हो। इससे क्या होगा, भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। क्लियर, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल भी मैंने डिस्कस किया था निपाह के बारे में। ठीक है, कि जो निपाह वायरस है इसके संबंधित में लगभग 2 लोगों की डेथ हुई है केरला के अंदर में, कल मैंने डिस्कस किया था, जिसकी वजह से केरला के अंदर में जो एक अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है, स्पेशली केरला के अंदर में जो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर। अभी क्या हुआ है, ये जो केसेस हैं ये बढ़ चुके हैं और बिल्कुल ये चिंता वाली बात है। ये बिल्कुल चिंता का विषय है कि जो निपाह के केसेस है ये अब 5 लोगों में पाया गया है, स्पेशली केरला के अंदर में। और ये जो 5 लोग हैं, इन लोगों ने जिससे के साथ में कांटेक्ट किया है उन सभी को यहाँ पर कह सकते हो अभी निगरानी में रखा गया है, उनकी टेस्टिंग वगैरह की जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती कहीं ना कहीं बवाल कर सकती है पूरे देश के अंदर में। ठीक है, क्योंकि ये जो वायरस है फिर बहुत तेज़ी से फैल सकता है, क्योंकि ये कोविड की तरह है। जैसे कोविड हमारा जूनोटिक वायरस है ना, उसी प्रकार से आप कह सकते हो ये जो निपाह वायरस है ये भी जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब जो बैट होता है, जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ से ये वायरस इंसान में पहुंचता है और ह्यूमन से ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल है। एक इंसान से दूसरे इंसान में कांटेक्ट के माध्यम से आराम से ये जो वायरस है वो फैल सकता है। और इसी वजह से, क्योंकि अब हालात थोड़े बिगड़ रहे हैं, इसी वजह से सरकार ने कोझिकोड के अंदर लगभग 24 सितंबर तक जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हैं उन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि आप बड़े इवेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि पॉसिबिलिटी है इन बड़े इवेंट्स की वजह से जो ये निपाह वायरस है वो बाकी सारे लोगों में भी फैलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से एक की एज थी 44 और एक की एज थी 40। अब पता है ये जो 2 व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु हुई है ये काफ़ी सारे लोगों के साथ में कांटेक्ट कर चुके थे। ठीक है, जैसे 47 ईयर ओल्ड वाले जो पर्सन है जिनकी डेथ हुई है उनके कांटेक्ट 371 लोगों के साथ में थे, तो सबको यहाँ पर अभी कह सकते हो निगरानी में रख लिया गया है। उसके बाद ऐसी बहुत सारे और भी कॉन्टैक्ट्स, इनके आपस के रिलेटिव्स, इनके घर के लोग किस किस से मिले हैं वो लोग, और वो लोग किस किस से मिले हैं वो लोग, इस प्रकार से 2-3 चेन तक यहाँ पे क्या किया गया है, सभी लोगों के ऊपर सर्विलांस को बना के रखने की कोशिश की गई है। समझ गए? तो ये पर्टिकुलर जो इशू है वो आज के समय पर उठकर निकल कर आ रहा है रिगार्डिंग निपाह वायरस। कल मैंने आपको निपाह वायरस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो बता दी थी। चलो एक छोटा सा जो रिवीजन है वो फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि आज भी ये आर्टिकल
एक बड़े कारण की वजह से न्यूज़ में है। तो निपा वायरस एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं पता चल गया आपको, जानवरों से इंसान में फैलते हैं, फिर इंसानों से इंसानों में फैलने का काम करते हैं। ठीक है, जो निपा वायरस है दोस्तों, सबसे पहली बार मलेशिया और सिंगापुर के अंदर में देखा गया था 1998 और 1999 के बीच में। सबसे पहली बार यहाँ पर देखो ये होता क्या है ना, ये वायरस हमारे जैसे चमगादड़ हैं, चमगादड़ के बाद वो दूसरे जानवर में भी फैल सकता है, फिर दूसरे जानवरों से और बाकी सारे एनिमल्स में फैल सकता है। फॉर एग्जांपल चमगादड़ से ये जो वायरस है वो कह सकते हो पालतू सुअर के अंदर फैल गया, या फिर जो घर में हम डोमेस्टिक हमारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, गोट्स हैं, हॉर्स हैं, शीप, इनके अंदर फैल गया। तो इससे भी यहाँ पर इंसान को बहुत आराम से ये जो वायरस है वो फैल सकता है। ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ इसका जो रेजरवॉयर है वो है यहाँ पर निपा वायरस का जो मेन रेजरवॉयर है, यानी कि निपा वायरस नेचुरली किस जानवर में पाया जाता है तो वो बैट है। तो वो फ्रूट बैट है, स्पेशली एक चमगादड़ है जिसको फ्लाइंग फॉक्सेस के नाम से जानते हैं, जो कि टेरोपस जीनस से बिलोंग करता है। ये नेचुरल रेजरवॉयर है, क्योंकि बैट के अंदर आपको पता होगा चमगादड़ के अंदर में कई सारे अलग अलग वायरस पाए जाते हैं। ठीक है, तो निपा और हिंद्रा वायरस इन दोनों का मेन रेजरवॉयर ये चमगादड़ ही है। ठीक है, और ये जो चमगादड़ के अंदर में वायरस प्रेजेंट है, इस बैट के यूरिन में प्रेजेंट होता है, इसके मल में प्रेजेंट होता है, इसके सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो उसके माध्यम से यहाँ पर ये जो वायरस उसके फैलने के काफ़ी सारे चांसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चमगादड़ है, चमगादड़ के कांटेक्ट में कोई ना कोई फल आ गया और वो फल एक इंसान ने खा लिया, अब वो वायरस इंसान में पहुँच गया और वो इंसान दूसरे लोगों के साथ में मिलजुलेगा तो वो अलग से यहाँ पर बाकी लोगों में उस वायरस को फैलाता हुआ चलेगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस प्रकार से जो ये पूरा साइकिल है वो चलता रहता है। सिम्टम्स की बात करेंगे तो जिसको भी निपा वायरस होता है उसको तेज़ बुखार, सर में दर्द कह सकते हो, फिर नींद आने लगती है, मेंटल कन्फ्यूजन, कोमा, और मेन पॉसिबिलिटी है कि डेथ भी हो जाती है। और अभी तक आप देख पाओगे डेथ के केसेस सबसे ज़्यादा निकल कर आए हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा चांसेस होते हैं इंसान की मृत्यु के अगर उसको निपा वायरस हो जाता है तो। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इसका कोई भी उपाय नहीं है, प्रिवेंशन आप देखोगे तो कोई भी ऐसी पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं है जो इसको स्पेशली टारगेट करके इसको ठीक कर सके। इसके बजाय हमें एक इंटेंसिव सपोर्टिव केयर देना पड़ता है, यानी कि प्रॉपर मेडिसिन का एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम उस इंसान की ज़िंदगी थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं। समझ गए? तो ये बेसिकली यहाँ पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में डिटेल से मैंने कल डिस्कस किया है। चाहो अगर डिटेल से पढ़ना तो कल वाला वीडियो ओपन करो, फर्स्ट आर्टिकल ही मैंने वो डिस्कस किया है। खैर यहाँ पर जो मैंने अभी कवरेज किया है ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवीजन के फॉर्म में थोड़ा फास्टली आपको बता दिया है। आगे आते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में बढ़िया चांसेस को ज्वाइन करने का। इस पेड ग्रुप के अंदर में डेली बेसिस पे आपको करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। करंट नोट के पीडीएफ ये क्या है तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल अभी हमने निपा वायरस को लेकर एक आर्टिकल डिस्कस किया, उससे पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया, और बाकी जो आर्टिकल्स आज डिस्कस करेंगे हम न्यूज़पेपर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर से निकालने वाले जो नोट्स हैं, इसका जो बैकग्राउंड डेटा है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के लिए। तो वो सारा बैकग्राउंड डेटा आपको पीडीएफ फॉर्म में बदल कर इन्हीं ग्रुप्स के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो डेटा है उस डेटा को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप ले सकते हो, और प्लस जो पीडीएफ आपको मिलता है वो प्रिंटेबल फॉर्म में मिलता है। चाहो अगर आप लोग प्रिंट आउट निकलवाना तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, या फिर अगर सिंपल ऐसा रीड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड भी नहीं करना तो आप इसको सीधा ग्रुप से भी रीड कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको सीधा हेल्प मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमम अमाउंट में प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपने केवल और केवल 499 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना है, केवल 499 रुपये आपने खर्चने हैं फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। और ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आपसे फिर कोई अमाउंट लिया जाएगा, 1 साल बाद नहीं, कुछ नहीं। आप केवल इन्वेस्टमेंट करके जो भी उस ग्रुप के अंदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसको अवेल कर सकते हो। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है वो और भी ईजी है। करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, एक नंबर आपको दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, ठीक है, पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको एक डेमो वीडियो का जो लिंक है वो भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि भाई एग्जैक्टली इस ग्रुप में क्या क्या है, अपने आप को संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना कि हाँ ये मेरे काम का है, उसके बाद जाकर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। यार एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। रोजाना टारगेट होता है, वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है। देखो यूट्यूब पे कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं चैनल के साथ में, उस चक्कर में अगर मैं जल्दी कोशिश करता हूं तो भी कोई ना कोई काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कभी नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कभी वीडियो अपलोड नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, मेरी बात चल रही है, वो लोग यहाँ पर मतलब अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं यार चीज़ को। प्रॉब्लम ये भी है ना, मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ तो कई बार क्या होता है, वीडियो अपलोड करने के बाद साउंड नहीं आता है ना, कुछ 10 मिनट तक साउंड नहीं आता, उसमें लोग परेशान होने लगते हैं फिर। या फिर जब वीडियो अपलोड कर देता हूँ वीडियो ओपन नहीं होता, उसकी बफरिंग होती रहती है, बार बार प्रोसेसिंग चलती रहती है।
फिर मुझे सेकंड वीडियो अपलोड करना पड़ता है तो उसमें साउंड नहीं आता, फिर दोबारा वीडियो अपलोड करना पड़ता है। इस प्रकार से रोजाना के बेसिस पर बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इस वीडियो को मैं जल्दी अपलोड कर लेता हूँ, जल्दी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब अपलोड करने में लगता हूँ तो यार मुझे कम से कम घंटा भर लग जाता है इसको बार बार अपलोड करने में, री अपलोड करने में। और कभी गलती से अपलोड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, कभी साउंड आता है, कभी साउंड नहीं आता, कभी वीडियो प्रोसेस करता रह जाता है। तो ये थोड़े से इश्यूज़ मैं फेस कर रहा हूँ। आई होप आप सभी लोग इन दिक्कतों को समझ रहे होंगे। सभी लोगों ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार जल्द से जल्द ये जो इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जाए और फिर उसके बाद में हम अपने वीडियोज़ को टाइम पर लेकर आ सकें। ना चलिए वापस आते हैं ट्रैक पर। यहाँ पर फ्रंट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल है। तो आपको पता होगा बहुत दिनों पहले हमने डिस्कशन किया था कि भाई पार्लियामेंट के अंदर में एक स्पेशल सेशन बैठने वाला है। पार्लियामेंट में वैसे मेजरली साल में 3 सेशंस होते हैं। वो 3 सेशंस कौन कौन से होते हैं पता है ना? सबसे पहला होता है हमारा बजट सेशन, दूसरा होता है हमारा मॉनसून सेशन और तीसरा होता है हमारा विंटर सेशन। तो साल 2023 का जो बजट सेशन है वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, मॉनसून सेशन समाप्त हो चुका है और अभी यहाँ पे बचा है हमारा विंटर सेशन, जो कि अभी थोड़े दिनों बाद या थोड़े टाइम बाद बेसिकली अभी ठंडियों में शुरू होगा। ये सेशन चलते हैं, कई सारे मुद्दों पर डिस्कशंस होते हैं, कई सारे बिल्स पास किए जाते हैं, कई सारे बिल्स लाए जाते हैं, ऐसा यहाँ पर चलता है। लेकिन इन तीनों सेशंस के अलावा भी दोस्तों एक सेशन होता है, वो है स्पेशल सेशन। ये स्पेशल सेशन ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, ये अलग से बैठाया जाता है। तो इस बार साल 2023 के अंदर में इन तीनों सेशंस के अलावा एक स्पेशल सेशन बैठने वाला है। ये स्पेशल सेशन जो पार्लियामेंट में बैठेगा वो 18 सितंबर से शुरू होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, और 22 सितंबर तक ये स्पेशल सेशन चलेगा। यानी 18, 19, 20, 21, 22 ये 5 दिन तक यहाँ पर ये सेशन चलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें क्या डिस्कशन होगा। तो बोला जा रहा है 18 सितंबर को जो पहला स्पेशल सेशन बैठेगा तो इसमें जो हमारे दोनों हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस मतलब राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों हाउसेस क्या करेंगे, हमारे पार्लियामेंट के जो पिछले 75 साल की जर्नी रही है उसको डिस्कस करेंगे कि 75 साल की किस प्रकार से जर्नी रही है। ठीक है, यानी कि जैसा हमारा जो पूरा का पूरा जो संविधान सभा है वो जैसे स्टार्ट हुआ था, उसके स्टार्ट होने के बाद में क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, क्या मेमोरीज़ हैं, क्या लर्निंग्स हैं हमारी, तो ये सब कुछ यहाँ पे पहले दिन पर डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे कुछ नए बिल्स लेकर आए जाएंगे, क्योंकि अभी क्या होता है ना, सेशन से पहले कुछ बुलेटिन्स हमारी पब्लिश हो चुकी हैं। उन बुलेटिन्स में बोला गया कि राज्यसभा के अंदर में 3 बिल्स को लेकर आया जाएगा। एक होगा पोस्ट ऑफिस बिल 2023, दूसरा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंसिडरेशन कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल, और तीसरा यहाँ पे होने वाला है हमारा रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल 2023। तो इस प्रकार से 3 बिल्स को यहाँ पे राज्यसभा में लेकर आया जाएगा। तो बिल आएंगे तो ऑलरेडी सारी डिटेलिंग्स आ जाएंगी, तब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। अभी इसका डिस्कस करने का कोई मतलब बनता है नहीं। ये बात हो गई राज्यसभा की। लोकसभा के अंदर भी कुछ बिल्स लेकर आए जाएंगे, जैसे यहाँ पर एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा यहाँ पे प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियडिकल्स बिल 2023 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये बिल्स आन दो, उसके बाद सारी डिटेलिंग्स आपको पता चल जाएंगी। अभी फिलहाल क्या करना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आर्टिकल तो आप समझ गए पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जानेंगे पार्लियामेंट से संबंधित कुछ टर्मोलॉजीज़ को। ठीक है, पार्लियामेंट से संबंधित, पार्लियामेंट से सेशन से संबंधित कुछ टर्म्स आती हैं जो आप अपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में पढ़ते भी हो। तो उन टर्म्स का जो मतलब है मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो पार्लियामेंट का सेशन है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पार्लियामेंट के सेशन के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। हर साल 3 सेशंस होते हैं, पार्लियामेंट एक साल में 3 बार मिलता है। ठीक है, जो सबसे पहला सेशन होता है बजट सेशन, और ध्यान रखना बजट सेशन सबसे लंबा सेशन होता है, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला, यानी एक लॉन्गेस्ट सेशन होता है। यानी ये स्टार्ट होता है जनवरी के अंत में, और जनवरी के अंत में शुरू होने के बाद में कह सकते हो अप्रैल या मई के पहले सप्ताह तक चलता है ये पूरा सेशन। समझ गए? इस सेशन में आपका इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरा सेशन होता है वो होता है हमारा 3 सप्ताह का, केवल 3 सप्ताह तक चलता है। वो होता है मॉनसून सेशन, जो स्पेशली जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में ख़त्म हो जाता है, जो कि ऑलरेडी समाप्त हो चुका है। फिर होता है एक विंटर सेशन। विंटर सेशन हमारा 3rd सेशन होता है, जो कि नवंबर से दिसंबर तक हमारा चलता है। समझ गए? अभी क्या है, एक स्पेशल सेशन बैठता है। स्पेशल सेशन का जो मकसद है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहीं पर एक टर्म आता है समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये समनिंग ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है? देखो, समनिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम पार्लियामेंट के मेंबर्स को, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज़ हैं, उनको बुलाते हैं कि भाई आओ, अब यहाँ पर डिस्कशन होना है, मीटिंग होनी है पार्लियामेंट की। तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, हमारे दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं, हमारे दोनों हाउसेस यहाँ पे कह सकते हो जो हमारा जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं, उनको समय पर
यानी समय की बात होती है, वहाँ पे प्रेसिडेंट इन सबको बुलाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना दोस्तों, एक साल के अंदर जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं, वो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में जो 2 सेशन के बीच में गैप होता है ना, वो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं हो सकता। इसका सिंपल सा मतलब है भाई, पार्लियामेंट जो है एटलीस्ट एक साल में 2 बार तो मिलेगा, क्योंकि कई बार कुछ कंडीशंस हो जाते हैं जिसके बेसिस पर यहाँ पे सेशन नहीं हो पाते हैं। बट यहाँ पे बोला जाता है कि एक साल में कम से कम 2 बार सेशंस तो होंगे ही होंगे यहाँ पर पार्लियामेंट के। ठीक है, समनिंग का मतलब आप समझ गए, जब यहाँ पर पार्लियामेंट की बैठक को बुलाया जाता है। फिर बात आती है यहाँ पर एक दूसरा टर्म आता है एडजॉर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ समय पर काफ़ी न्यूज़ में रहा। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या है? देखो, एक जो मेंबर जो हाउसिंग की सेटिंग हुई हुई है ना, उस सेटिंग को टर्मिनेट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एडजॉर्नमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, एडजॉर्नमेंट क्या करता है, हमारी जो हाउस है उसको पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट मतलब वो हाउस का जो यहाँ पर सेटिंग चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया, और टाइम दे देता है कि भाई अगली बार यहाँ पे आपको यहाँ पर मतलब अगली बार इस समय पर मिलना है। ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट में क्या होता है कि जो हमारी सेटिंग है उसको ख़त्म करके जो नेक्स्ट टाइम है वो बता दिया जाता है, और वो टाइम हो सकता है कुछ घंटे बाद दोबारा बोला जाए, कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद भी यहाँ पर बोला जा सकता है, तो वो एडजॉर्नमेंट कहलाता है। अब एडजॉर्नमेंट से ही रिलेटेड एक और टर्म आता है, वो है एडजॉर्नमेंट साइन डाइन। अब एडजॉर्नमेंट साइन डाइन क्या होता है कि जब मीटिंग को टर्मिनेट किया जाएगा, यानी जो मीटिंग चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, लेकिन मीटिंग को रद्द करने के बाद में अगली मीटिंग की तारीख फिक्स नहीं की गई कि भाई अगली मीटिंग कब होगी, तब वो एडजॉर्नमेंट साइन डाइन कहलाता है। लेकिन अगर अगली मीटिंग की तारीख फिक्स कर दी जाए तब वो केवल एडजॉर्नमेंट कहलाता है। सिंपल। फिर उसके बाद में एक और टर्म आता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब है जो हमारा सेशन होता है उसका समापन, सॉरी उसके जो बिल्कुल ख़त्म हो, मतलब सेशन जो हमारा एंड होता है ना, उसी को हम लोग यहाँ पर प्रोरोगेशन बोलते हैं। तो प्रोरोगेशन क्या करता है, हमारे जो सेशन चल रहा होता है उसको बिल्कुल अंत करता है, ख़त्म करता है। और जो टाइम होता है प्रोरोगेशन और वापस से लोगों के इकट्ठे में यानी री असेंबली में, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम रिसेस के नाम से जानते हैं। तो प्रोरोगेशन का मतलब क्या है, हमारे सेशन को ख़त्म करना, एंड ऑफ अ सेशन। यहाँ पर सेशन ख़त्म हो रहा है, ध्यान रखना, हमारा हाउस डिसॉल्व नहीं हो रहा है। और जब बात करते हैं हाउस डिसॉल्व की, तो आपको पता है राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, लोकसभा डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोरोगेशन है बेसिकली ये सेशन के एंड को दर्शाता है कि भाई सेशन की समाप्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारा हाउस के डिसोल्यूशन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। फिर बात आती है एक और टर्म यूज़ किया जाता है पार्लियामेंट में, वो है कोरम। ये लास्ट टर्म है, इसको और सुन लो। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट फॉर कंडक्टिंग अ मीटिंग ऑफ द हाउस। जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर में लोकसभा और राज्यसभा प्रेजेंट है, उसमें मिनिमम कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम भाई इतने लोग तो चाहिए, उसी के बाद में मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। उस मिनिमम नंबर को हम कोरम का नाम देते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो एक फिक्स 1/10 स्ट्रेंथ यहाँ पे बोली गई है। जैसे लोकसभा राज्यसभा के लिए कम से कम 1/10 स्ट्रेंथ तो प्रेजेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर लोकसभा के अंदर आपने कोई मीटिंग बैठानी है तो उसके लिए कम से कम 55 मेंबर्स तो वहाँ पे प्रेजेंट होने ही चाहिए। 55 मेंबर्स होंगे तब जाके उस मीटिंग को आगे कंडक्ट किया जा सकेगा। समझ गए? और राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को, राज्यसभा के अंदर इस प्रकार की मीटिंग को बैठाना है तो उसके लिए कम से कम एटलीस्ट 25 मेंबर्स तो हमें चाहिए प्रेजेंट समय पर, उसके बाद यहाँ पर इस मीटिंग को कंडक्ट किया जा सकेगा। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टर्म आ गई पार्लियामेंट से संबंधित, पार्लियामेंट के सेशन डिस्कस किए, स्पेशल सेशन डिस्कस किया, ये सब पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। आगे आते हैं नाउ दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। यहाँ पर हमारी बात की जा रही है कि जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं, इंडियन एयरफोर्स के चीफ पहुँच चुके हैं स्पेन, और स्पेन में जाकर पहला C-295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इसको लेकर आ रहे हैं। ये आप फोटो में देख सकते हो, जो पीछे एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है ये है C-295 एयरक्राफ्ट। ठीक है, और ये जो C-295 एयरक्राफ्ट है ये क्या है, देखो इसकी कैपेबिलिटी बहुत सारी है। इसमें काफ़ी सारे जो हमारे जवान हैं वो बैठ सकते हैं, काफ़ी सारा सामान का ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर किया जा सकता है। तो हमने स्पेन के साथ में स्पेशली डील की है इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को बनाने की, और ये डील कब की गई थी ये सब कुछ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात ये की जा रही है कि एक मेजर हम लोग चेंज कर रहे हैं अपने पूरे के पूरे जो एयरफोर्स का सिस्टम है उसमें। हमारे पास में इस प्रकार से पुराने वाले एयरक्राफ्ट भी हैं जिसको हम लोग एवरो एयरक्राफ्ट के नाम से जानते हैं। अब पुराने वाले एवरो एयरक्राफ्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उनको हटाया जाएगा। उनकी जगह हमारे पास में नए एयरक्राफ्ट्स आएंगे, और नए वाले कौन से हैं, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं C-295 एयरक्राफ्ट। इस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को यहाँ पे बनाया गया एयरबस के थ्रू। हमारे जो इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से एयरक्राफ्ट को लेकर आएंगे अब सीधा इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसकी जो ये पूरी की पूरी डील है वो बहुत पहले हो चुकी थी। हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था स्पेन के साथ में, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिसाइड किया था कि 16 एयरक्राफ्ट सीधा
यहाँ पे हम लोग स्पेन से परचेज़ करेंगे। लेकिन इन 16 के बाद 40 और एयरक्राफ्ट्स हम लेंगे, लेकिन वो 40 एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग केवल इंडिया में की जाएगी। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। 16 तो हम क्या करेंगे, सीधा स्पेन से परचेज़ कर लेंगे बने बनाए रेडीमेड, लेकिन 40 को मैन्युफैक्चर किया जाएगा भारत में। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेन की जो ही कंपनी है एयरबस वो तो होगी, साथ ही साथ में जो हमारा टाटा एडवांस सिस्टम है वो इस कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। ठीक है, और भारत के अंदर बनाया हुआ जो पहला एयरक्राफ्ट है ये भारत को दिया जाएगा सितंबर 2026 तक। ठीक है, और आज के समय में आप देख पाओगे जो ये एयरबस कंपनी है इन्होंने इस C295 एयरक्राफ्ट को भारत को दे दिया है और बिल्कुल एकदम कंप्लीट कंडीशन में अब ये सीधा यहाँ पर इंडिया आएगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये एयरक्राफ्ट है इसके अंदर में कई सारे फीचर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स है, इसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लगे हैं, कई सारे वेपन्स लगे हैं, प्लस ये भारत का जो एयरफोर्स का पुराना वाला एवरो 748 फ्लीट वाला यानी बहुत पुराना हो चुका है, इस वाले एयरक्राफ्ट को ये क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, और इससे दोस्तों इतना ही नहीं, इससे सीधा सीधा इंडिया और स्पेन के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। सितंबर 2021 के अंदर में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22,000 करोड़ रुपए की जो ये डील है ये एयरबस और स्पेस ऐसे के साथ में साइन की थी, स्पेन के साथ में स्पेशली बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी 22,000 करोड़ रुपीस की डील साइन की गई थी, जिसमें हम लोग 56 कितने 56 C295 इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को परचेस कर रहे थे। तो बोला जा रहा है कि अभी पहला तो हमारे पास में आ चुका है, जो सेकंड एयरक्राफ्ट है वो मई 2024 तक आ जाएगा और बाकी 14 इसी तरीके से धीरे धीरे आते चले जाएंगे। और इन 14 के बाद में बचे जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो 40 एयरक्राफ्ट सीधा इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। समझ गए? जो हमारा आखिरी एयरक्राफ्ट होगा वो इंडिया में ट्रांसफ़र किया जाएगा 2031 तक, ये भी बात बोली जा रही है। दोस्तों यहाँ पे जो ये एयरक्राफ्ट हम लोग बात कर रहे हैं C295 के बारे में, इसकी कैपेसिटी काफ़ी सारी है। 9 टन तक की कैपेसिटी रखता है, लगभग 71 ट्रूप्स को लेकर, हमारे 71 जवानों को लेकर उड़ सकता है, 50 पैराट्रूपर्स को, एयर ड्रॉप कार्गो, मेडिकल इवैक्यूएशन, ठीक है, मेडिकल का जो भी सामान है, ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो लेकर यहाँ पर ये रवाना हो सकता है। कहीं पर भी अगर हमें कोई भी एक अर्जेंसी में, इमरजेंसी में यहाँ पे कोई हमें ऑपरेशन चलाना हो तो उसके लिए भी क्या होगा, ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। समझ गए? आगे आते हैं, अब थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। ये तो आर्टिकल पढ़ लिया, ये आर्टिकल पढ़ के भूल जाओगे, एग्जाम में इतना कुछ यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस आर्टिकल की थोड़ा सा और ज़्यादा आपने एक्सपेंशन करनी होगी। क्या? अब हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये हम डील जो कर रहे हैं इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, इसका इंपॉर्टेंस देश में क्या होगा, वो भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी, बहुत हज़ारों करोड़ रुपए की यहाँ पर जो ये डील है वो की जा रही है। तो C295 एयरक्राफ्ट क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया। ये सारी लिखित में इन्फॉर्मेशन आपको PDF में मिल जाएगी, आप वहाँ से सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हम कौन से प्लेन रिप्लेस कर रहे हैं वो सब कुछ ऑलरेडी मैं आपको दोस्तों बता चुका हूँ। बात यहाँ पर यह है कि अब इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि इसमें 40 हम लोग क्या करेंगे, भारत में सीधा सीधा बनाएंगे। तो जब भारत में बनाएंगे तो पहला फ़ायदा होगा कि इससे रोज़गार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ठीक है, टाटा कंपनी मिलके साथ में इसके बनाने वाली है, तो बोला जा रहा है इससे एक्सपेक्टेड है कि लगभग 600 हाई स्किल जॉब्स डायरेक्टली बनेंगी और 3,000 इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे और 3,000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, प्लस 42 लाख मैन आवर्स ऑफ वर्क आपको देखने को मिल जाएगा हमारी एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के अंदर में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में बहुत सारी जो नौकरियाँ हैं वो जनरेट होने वाली हैं आने वाले कई सालों के लिए। फिर उसके बाद में इससे दूसरा जो काम होगा वो हमारे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं, स्पेशली जो डिफेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके अंदर एक बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि इनसे भी हम काफ़ी सारे जो सामान हैं इनको भी काफ़ी काम देने वाले हैं, इनसे सामान की मैन्युफैक्चरिंग करवाने वाले हैं। ठीक है, कई सारे जो पार्ट्स हैं वो इनसे बनवाए जाएंगे, तो इनको भी एक बहुत बड़ा रोज़गार मिलने वाला है। फिर उसके बाद में तीसरा जो यहाँ पर फ़ायदा होगा वो है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी के ऊपर हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी वो कम हो सकेगी। आज हम लोग काफ़ी ज़्यादा निर्भर हैं अलग अलग देशों के ऊपर डिफेंस आइटम्स को लेकर। कई सारे हथियार आज हम जो परचेस कर रहे हैं वो अलग अलग देशों से खरीदा हुआ है, चाहे वो US से ले लो, चाहे वो इजराइल से ले लो, चाहे वो रशिया से ले लो, बहुत सारे आइटम्स, चाहे वो फ्रांस से ले लो। हमने बहुत सारे जो वेपन्स है वो परचेस कर रखे हैं इन कंट्रीज से, तो हमारी निर्भरता इन देशों के ऊपर ज़्यादा है। हमारा मेन मकसद है कि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, उसके लिए कदम उठाना ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट से सीधा सीधा हम अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे, हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी आएगी और जो डिपेंडेंस है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर में वो ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, एक और फ़ायदा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इससे हम अपने देश के अंदर में, क्योंकि हमें पूरा प्लांट लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये एयरक्राफ्ट हैं, इस एयरक्राफ्ट की रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सारा काम इंडिया में सेटल कर पाएंगे। नहीं तो फिर अगर हम सीधा स्पेन से ये परचेज़ कर रहे होते तो उसका रिपेयर और उसका मेंटेनेंस हमसे नहीं हो पाता।
क्योंकि हमारे पास में इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, स्पेन के पास में जाना पड़ता। बट अब क्या होगा, इससे यहाँ पर सीधा सीधा भारत को एक फ़ायदा मिलेगा। हमें को ये फ़ायदा मिलेगा कि हम ये प्लांट जब इंडिया में लगाएंगे तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयरमेंट सारा काम खुद से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस होने वाला है इस डील का। दूसरा जो दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट बोला गया है वो ये है कि भारत का जो सिविल एविएशन सेक्टर है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं इंडिया का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के पास में कई सारी जो कंपनीज़ हैं वो आज के समय पर विदेशों की कंपनीज़ के साथ में मिलकर काम कर रही हैं। इंडिया बहुत सारे जो ये विमान हैं उड़ने वाले, इनको परचेज़ करता है, इनके मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को यहाँ पे परचेज़ कर रहा है। हर साल आप कह सकते हो $650 मिलियन तक का हम लोग यहाँ पे क्या है इसको परचेज़ करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को परचेज़ करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज को परचेज़ करते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है भारत का मेन मकसद है हम इन सब पूरे प्रोसेस को मेक इन इंडिया और मेक फॉर द ग्लोब लेकर चलें। हमारा मेन टारगेट है हम अपने देश में यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश करने के ऊपर काम कर सकें। और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले जो 10-15 साल हैं, 10-15 सालों में भारत के पास में जो भारत को ज़रूरत है कम से कम 2000 से ज़्यादा जो पैसेंजर और कार्गो वाले एयरक्राफ्ट हैं उनकी, उस चीज़ की जो पूर्ति है हम इंडिया कर पाएंगे। ये भी हमारा एक मेन जो गोल है आने वाले समय का वो देखने को मिल रहा है। नवाते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना दोस्तों अगला आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल भी मैंने डिस्कस किया था, कल मैंने आपको चाय की इंडस्ट्री के बारे में, टी इंडस्ट्री के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे कॉफ़ी इंडस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो कल मैंने बोला था कि चाय की पत्ती का जो एक्सपोर्ट है दुनिया भर में कम हो रहा है, वो एक आर्टिकल आया था। आज छोटा सा आर्टिकल लेकिन बहुत दमदार आर्टिकल है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि अब की बार मानसून हमारा थोड़ा सा कमज़ोर रहा, क्योंकि हम लोग एल नीनो से गुजरे हैं, ठीक है, और वो भी समाप्त भी हो रहा है। एल नीनो का समय वो होता है जब इंडिया में बारिश कम होती है। तो मानसून हमारा कमज़ोर रहा, मानसून की कमी रही, तो इस मानसून की कमी की वजह से जो कॉफ़ी प्रोडक्शन है उसके ऊपर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आया है, वो यहाँ पर आर्टिकल में समझाया गया। तो भारत का जो कॉफ़ी की फसल का प्रोडक्शन है वो अब की बार 20% से गिर चुका है। 20% से ये अपने आप में बड़ा अमाउंट है। 20% से यहाँ पर अब की बार ड्रॉप देखने को मिला है हमारे इस प्रोडक्शन के अंदर में। कर्नाटका में केवल और केवल यहाँ पर आप देख पाओगे बारिश की कमी की वजह से यहाँ पे 20 से 25% यहाँ पर ये जो हमारी प्रोडक्शन है वो अब की बार डाउन हो चुकी है। और दोस्तों भारत की जो कॉफ़ी है वो दुनिया भर में पसंद की जाती है, स्पेशली यूरोप के अंदर भी काफ़ी पसंद की जाती है। ठीक है, और इंडिया की जो कॉफ़ी है वो दो प्रकार में आती है, एक रोबोस्टा आती है, एक अरेबिका आती है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, डोंट वरी। तो इंडिया की जो कॉफ़ी है दोस्तों यहाँ पर इसको एक अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ, हमें को एक फ़ायदा ये भी हुआ क्योंकि ब्राज़ील, वैसे तो ब्राज़ील नाम का जो ये देश है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर होने के साथ साथ सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया भर में यहाँ पर ये कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय पर ब्राज़ील कई सारे प्रॉब्लम से गुजरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इनकी जो कॉफ़ी की इंडस्ट्री है उसके हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो भारत को यहाँ पर एक अच्छा प्राइस मिल रहा था, बट अब की बार हमारा जो प्रोडक्शन है वो मानसून की वजह से पिट गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू ऑब्वियस सी बात है। अब इसको देखते हैं क्या किया जाएगा, बट अब की बार प्रोडक्शन थोड़ा सा हमारा कम देखने को मिला। अब क्या करना है, ये चीज़ तो यहाँ पर देखो यार एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन आर्टिकल केवल नहीं, आर्टिकल से हट के आपने पढ़ना होगा बहुत कुछ। इंडिया और इंडिया से संबंधित कॉफ़ी बात करेंगे जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हम कॉफ़ी का स्टैटिस्टिक का जो डेटा है वो देखते हैं। भारत में जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन है वो लगभग 4.54 लाख हेक्टेयर की ज़मीन में किया जाता है, जिसमें से हमारे जो कॉफ़ी फार्मर्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर कॉफ़ी फार्मर्स हमारे स्मॉल कॉफ़ी फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। 98% छोटे छोटे फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आज के समय पर कॉफ़ी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन स्पेशली सदर्न स्टेट्स में होता है। सदर्न स्टेट्स में जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरला, कर्नाटका ये तीनों हैं, और इन तीनों में से भी अगर टॉप को देखना है तो वह कर्नाटका है। कर्नाटका में 54% के आसपास कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, केरला में 19% और तमिलनाडु के अंदर में 8% के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कॉफ़ी है ये कुछ नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में भी ग्रो की जाती है, फॉर एग्जांपल आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी आपको देखने को मिलेगी। इंडिया एक लौता देश आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर पूरा का पूरा जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन है वो छाँव में ग्रो किया जाता है। जो हमारी पेड़ों की छाँव होती है उसमें यहाँ पर ये पूरी खेती की जाती है, हाथ से तोड़ी जाती है, फिर उसको सूरज में सुखाया जाता है सूर्य की गर्मी में, उसके बाद जाके यहाँ पे प्रोडक्शन चलता है। तो भारत कहीं ना कहीं दुनिया में बेस्ट कैटेगरी की जो कॉफ़ी है इसको प्रोड्यूस करता है, जो हमारे ट्राइबल फार्मर्स के थ्रू ग्रो की जाती है, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स में और ईस्टर्न घाट्स में, यानी हम तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका की बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। जो इंडियन कॉफ़ी है इसकी जो वैल्यू है वर्ल्ड मार्केट में वो काफ़ी ज़्यादा है। एक प्रीमियम कॉफ़ी के तौर पर ये बेची जाती है दुनिया भर के अंदर में, स्पेशली जैसे मैंने आपको बोला यूरोप वाले काफ़ी पसंद करते हैं इंडियन कॉफ़ी को। बाकी कॉफ़ी जो इंडिया में ग्रो की जाती है इसकी दो बड़ी बड़ी वैरायटीज़ होती हैं दोस्तों, एक होती है अरेबिका और दूसरी होती है रोबोस्टा,
ठीक है, पहले जब बात करेंगे अरेबिका की, तो यहाँ पे जो ये अरेबिका वाली जो कॉफ़ी होती है इसको नवंबर से जनवरी के बीच में उगाया जाता है। ठीक है, स्पेशली काफ़ी ऊंचाई वाले हिस्से, पहाड़ी वाले रीजन में इसको ग्रो किया जाता है और बोला यह जाता है कि इसको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा ठंडा इलाका चाहिए हमें। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि इस अरेबिका के अंदर में जो कैफ़ीन का कंटेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। समझ गए? अब ये मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो कॉफ़ी है मेन कॉफ़ी लोग क्यों पी रहे हैं? ठीक है, कॉफ़ी से क्या हुआ, एकदम से यहाँ पर लोग एनर्जेटिक फील करने लगते हैं। आप कॉफ़ी पीते हो, उसके 15 मिनट बाद आपको एकदम एनर्जी सा फील होता है। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉफ़ी के अंदर में कैफ़ीन की मात्रा बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। कैफ़ीन ज़्यादा पाया जाता है। कैफ़ीन यहाँ पे आपके ब्रेन को और ज़्यादा पुश करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी वजह से, इसी कैफ़ीन की वजह से हमें नींद नहीं आती है। इसी वजह से बोला जाता है कि शाम में कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि वो जो कैफ़ीन है वो दिमाग में कई घंटों तक एज इट इज़ रहता है। ठीक है, जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने की कोशिश करता है। तो इस चक्कर में फिर स्लीप करने में परेशानी होने लगती है। इस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है कि मॉर्निंग में कॉफ़ी लेने के लिए रिकमेंडेशन मिलता है। खैर, मैं आपको कैफ़ीन का एग्जांपल दे रहा था। कैफ़ीन क्या है? तो मेनली कॉफ़ी का जो कंटेंट है, मेन जो कंटेंट है वो यहाँ पर कैफ़ीन है। इसी वजह से लोग यहाँ पर इसका कंजम्पशन भी करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर लोगों को कह सकते हो ना, इसका जो एक हैबिट है वो हो जाती है। हैबिट होने के पीछे का रीज़न भी अगेन ये कैफ़ीन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होती है अरेबिका में कैफ़ीन की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन जो कॉफ़ी की दूसरी वाली वैरायटी होती है रोबोस्टा, इसमें कैफ़ीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी अरेबिका से दुगनी होती है, आप ऐसा कह लो। इसी वजह से जो रोबोस्टा वाला जो कॉफ़ी होती है, इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा और कड़वा। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो तो थोड़ा कड़वा देखने को मिलेगा। ब्लैक कॉफ़ी काफ़ी लोगों ने पी होगी, पता है उसका टेस्ट कैसा है, लेकिन जो लोग पहली बार ट्राई करेंगे मेरे हिसाब से कर सकते हो एक बार, आपको पता चलेगा क्या टेस्ट उसका आता है। तो जो अरेबिका है ना, ये थोड़ी सी स्वीट होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी इसमें मिठास देखने को मिलेगी, इतनी कड़वाएगी नहीं। लेकिन रोबोस्टा का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर जो पीनट्स होते हैं वैसा टेस्ट आपको ये आने लगता है। और जैसे मैंने बोला, इसमें कैफ़ीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, थोड़ा और ज़्यादा एक्टिव आपको रखेगा लंबे समय तक। लेकिन ध्यान रखना, हर एक चीज़ अगर एक्सेस मिली जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ऐसे ही कॉफ़ी के साथ में भी है। 1 कप 2 कप परफेक्ट, इससे ज़्यादा अगर आगे और बढ़ जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को फिर हार्म करना शुरू करेगा। फिर बात आती है यहाँ पे कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर यूपीएससी ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। ठीक है, तो देख लो कहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे हमारा पूरे के पूरे चाय की पत्ती की इंडस्ट्री को संभालने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक टी बोर्ड था, वैसे ही कॉफ़ी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में कॉफ़ी बोर्ड भी है। कॉफ़ी बोर्ड एक स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैचुरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है इसको एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। वो एक्ट कौन सा है? वो हमारे पास में पूरा एक्ट है कॉफ़ी एक्ट 1942। कॉफ़ी एक्ट 1942 का जो सेक्शन नंबर 4 है, इसके तहत यहाँ पर इसको तैयार किया गया, यानी इस बोर्ड को बनाया गया। ये बोर्ड कौन से मंत्रालय के अंडर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में ये काम करता है। इस बोर्ड के अंदर में टोटल 33 यानी 33 मेंबर्स हैं। इन 33 मेंबर्स में एक चेयरपर्सन भी है, जो कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव भी है मेन, जो कि यहाँ पर बेंगलोर से मेन काम करते हैं अपना। बाकी यहाँ पर इस बोर्ड के अंदर में जो मेन फोकस है इस बोर्ड का, वो है हमारे इस कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर में और ज़्यादा रिसर्च करना, इसको और ज़्यादा डेवलप करना, इसके मार्केट एक्सेस को और ज़्यादा बढ़ाना, कॉफ़ी का एक्सटर्नल और इंटरनल प्रमोशन करना। नाउ अब बात आती है कॉफ़ी का जो स्टेटस है कॉफ़ी प्रोडक्शन का इंडिया में, वो प्रेजेंट समय पर क्या है। तो इंडिया कहीं ना कहीं जो टॉप 10 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करती हैं, उन टॉप 10 कंट्रीज़ में भारत भी आता है। ठीक है, इंडिया ने 2020 के अंदर अगर आप देखोगे तो जितना कॉफ़ी का प्रोडक्शन हुआ है दुनिया भर में, उसका 3% का अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। 2 प्रकार की कॉफ़ी होती हैं, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में ये डिस्कस कर चुका हूँ। कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बाकी अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन नाम की जो बॉडी है, इन्होंने ये बताया कि जो भारत है वो 8वां लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का बाय वॉल्यूम। ठीक है, हम लोग 8 नंबर पर आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, भारत में कहाँ पर प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का, वो मैंने आपको बता दिया। कॉफ़ी का जो दोस्तों यहाँ पर हेड क्वार्टर है, कॉफ़ी जो बोर्ड है हमारा, जो ये बोर्ड है, इसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर में इसका मेन हेड क्वार्टर है। ठीक है, इस बोर्ड का अपना एक सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, वो कर्नाटका के अंदर है, बट इसका मेन हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर में है। तो कहोगे इतनी सारी बातें क्यों पढ़नी है? रीज़न है ये यूपीएससी है, और यूपीएससी में कई बार डिटेलिंग्स पूछ ली जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2008 का यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे आपसे मैचिंग करवाई गई। एक तरफ यहाँ पर लिस्ट दी गई है अलग अलग बोर्ड की, जिसमें कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टबैको बोर्ड का नाम दिया गया। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर्स दिए गए, जैसे कॉफ़ी बोर्ड के आगे बेंगलुरु, रबर बोर्ड का गुंतूर, टी बोर्ड का कोतयाम आगे लिखा हुआ है। ये ना प्रॉपर मैचिंग नहीं हुई है इसकी, आपने प्रॉपर मैचिंग करके बताना है इसका सही उत्तर क्या है।
ठीक है। तो इसके लिए आपको हर एक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको कॉफ़ी बोर्ड पढ़ाया, तो कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे बताया था, बार बार बोला था बेंगलुरु है। ठीक है, तो जो पहला वाला जो पेयर है करेक्टली मैच है, लेकिन बाकी जो तीनों पेयर्स हैं करेक्टली मैच नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना चाहिए, इनके बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉफ़ी बोर्ड का मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड का कोत्तयम में है, टी बोर्ड का कल हम डिस्कस कर ही चुके थे कोलकाता में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैच हो गया, रबर बोर्ड का यहाँ पर कोत्तयम हो गया, टी बोर्ड का यहाँ पर कोलकाता हो गया और टोबैको बोर्ड का गुंतुर हो गया। इस प्रकार से हमारी मैचिंग होगी। तो हमें कैसे सेट करना है, इसको हमें कोड में लगाना है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 1342 होना चाहिए। ठीक है, 1342 मतलब पहले का ये हो गया 1, दूसरा यहाँ पर जो दूसरा है इसका कौन सा हो गया 3, और तीसरा यहाँ पर हो गया इसका 4 और टोबैको हो गया यहाँ पर 2। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 2008 का प्रश्न पूछ लिया गया था। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लिंक करेंगे। और आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो दोस्तों इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो बहुत ध्यान से आपने सुनना है। दोस्तों क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने ना एक नया जो अपना कॉन्सेप्ट है वो रख दिया है हमारे सामने। यूरोपियन यूनियन का एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है CBAM। ठीक है, CBAM का मतलब क्या है, इसका मतलब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अभी अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो ये CBAM है ये 2026 से लागू करेगा यूरोप। अब यूरोप में आपको पता है ऑलरेडी 27 नेशंस आते हैं, 27 कंट्रीज़ आती हैं। तो 27 कंट्रीज़ 2026 से ये पर्टिकुलर चीज़ लागू करने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्या है CBAM ये बात करेंगे। लेकिन जो हमारे अभी कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इन्होंने यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री को रिमाइंड किया है कि हमारे देश को कार्बन एमिशंस कम करने होंगे, यानी पोल्यूशन कम से कम करना होगा। अगर हमने पोल्यूशन नहीं किया तो आने वाले समय पर यूरोपियन यूनियन से जो हमारा व्यापार हो रहा है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन को हम आयरन स्टील जो बेच रहे हैं वो नहीं बेच पाएंगे। रीज़न क्या है, रीज़न दोस्तों यह है कि स्टील वगैरह बनाने में आपको पता है उसके पीछे कितना सारा पोल्यूशन होता है। ठीक है, कितना सारा कार्बन एमिशंस होते हैं। लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो ये CBAM प्रोजेक्ट है, इसने ये बोला है कि यूरोपियन यूनियन 2026 के बाद में क्या करेगा, जो दोस्तों देशों के इंपोर्ट हो रहे हैं, यानी अलग अलग देशों से जो ये इंपोर्ट कर रहा है, और अगर वो जो सामान बनाया गया है किसी कंट्री में, उस सामान को बनाने के पीछे पोल्यूशन हुआ है बहुत ज़्यादा यहाँ पर अगर प्रदूषण हुआ है, तो वो सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते यूरोपियन यूनियन में। इंपोर्ट करोगे तो एक्स्ट्रा टैक्स आपको देना पड़ेगा, और वो जो टैक्स दोगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। हमें यहाँ पर कोई ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं, हमें इसका टैक्स भी भरना पड़ेगा। समझ गए। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से हिट हो सकते हैं अगर हम लोगों ने अपने पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया। तो ये बात हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब वो यहाँ पर बोलते हैं। प्लस गवर्नमेंट जो है हमारी प्रोटेक्ट करेगी सभी इंडस्ट्रीज़ को। गवर्नमेंट का मेन मकसद है कि वो यूरोपियन यूनियन का जो एक कार्बन लॉ आया है, ये जो नया कानून है, इससे हमारे इंडस्ट्रीज़ को बचाएगी। खैर अभी से लागू नहीं हो रहा है, खैर कब से लागू होगा, 2026 से मैंने आपको बताया, तो तब से देखा जाएगा आगे। तो दोस्तों जो यहाँ पर CBAM है, CBAM ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसने ये बोला है कि 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन के अंदर में जो 27 कंट्रीज़ आती हैं, वो जो इंपोर्ट कर रही हैं सामान अलग अलग देशों से, वो अपने इंपोर्ट को सेलेक्टिव इंपोर्ट में बदल देंगी। सेलेक्टिव इंपोर्ट का मतलब है ये कंट्रीज़ वही सामान इंपोर्ट करेंगी जिस सामान को बनाने के पीछे कोई भी प्रदूषण या कोई भी पोल्यूशन नहीं किया गया होगा या बहुत कम किया गया होगा। अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ होगा और वो सामान आप यूरोप में एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूरोप खरीदेगा, तो उसके ऊपर वो 25 से 30% टैक्स भी काटेगा। तो वो टैक्स पेमेंट भी आपने करना पड़ेगा आपको, यानी कि जो कंट्री एक्सपोर्ट कर रही होगी उसको काफ़ी बड़ा घाटा होना शुरू हो जाएगा। समझ गए। तो ये जो CBAM नाम का ये लॉ है जो यूरोपियन यूनियन लेकर आया है, ये कहीं ना कहीं फिट फॉर 55 इन 2030 का यहाँ पर एक हिस्सा है। इसका मतलब यहाँ पर यह है यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर डिसाइड किया, एक प्लानिंग की है कि 2030 तक हम 55% तक अपने कार्बन एमिशंस को, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम से कम करने वाले हैं। ये जो पॉलिसी है इसका मेन मकसद है कार्बन एमिशंस को कम करना, और इसके लिए फोकस किया गया इंपोर्ट गुड्स के ऊपर। ये जो इंपोर्ट करेंगे सामान को, स्पेशली वो सामान इंपोर्ट करेंगे जिसके पीछे कोई पोल्यूशन ना हुआ हो। समझ गए। तो ये जो CBAM है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो हमारे इंपोर्टर्स होंगे स्पेशली उनके लिए। ठीक है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होगा कि इससे कहीं ना कहीं जो हमारे कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स है वो यहाँ पर कम हो पाएंगे, और इससे दुनिया भर में जो कंट्रीज़ हैं वो पोल्यूशन कम करना शुरू करेंगी, क्योंकि ये 27 कंट्रीज़ कई सारे अलग अलग देशों से काफ़ी सामान को परचेज़ करती हैं।
तो इससे दुनिया भर में जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसका पूरा मकसद है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सर ये जो लॉ है ये हमें भारत को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, ये बताओ। देखो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा कि भारत काफ़ी सारा सामान जो है यूरोप को एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया क्या करता है, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इंडिया का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है यूरोपियन यूनियन में वो हमारा आयरन और स्टील, ये चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको पता है इनको बनाने में बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर इस प्रकार के कार्बन एमिशंस के माध्यम से स्टील बनाकर हम बेचेंगे तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन हमारे ऊपर बहुत सारा एक्सपोर्ट लगाएगा। तो 1 जनवरी 2026 से यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, हमसे कार्बन टैक्स लेना शुरू करेगा, क्योंकि हम स्टील बेच रहे हैं यूरोपियन यूनियन को, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ बेच रहे हैं। तो उसके ऊपर ये कार्बन टैक्स को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। क्योंकि भारत में जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये कार्बन पर रिड्यूस करके बनाए जा रहे हैं, तो ये कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया आपको? तो इसी वजह से कहीं ना कहीं क्या होगा, हमें बहुत सारा और नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा, हमें बहुत सारा जो टैक्स है वो देना पड़ने लगेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपोर्ट के अंदर में कंपटीशन है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा रिस्क आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे जो हमारे सेक्टर्स है वो बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएंगे आने वाले समय पर। स्पेशली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मा मेडिकामेंट, टेक्सटाइल्स और भी बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे और भी इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगे जिसके बहुत सारा सामान यूरोपियन यूनियन को इंपोर्ट किया जाता है। अब यूरोपियन यूनियन अपना इंपोर्ट को रोक देगा एक तरीके से कह सकते हो, या टैक्स लेना स्टार्ट करेगा, तो इससे सीधा सीधा इंडिया में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन कम हो जाएगा, इंडिया पीछे हट जाएगा। बाकी कंट्रीज़ अगर बिना पोल्यूशन कर रही होंगी काम, तो वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज़ ने कहीं ना कहीं कार्बन को रिप्लेस करने का जो मकसद है वो यहाँ पर धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन से टैकल करने के लिए। वो है पहली डीकार्बनाइजेशन पॉलिसी। मतलब यह है, देखो दोस्तों, चाहे आज ले लो या कल ले लो, ठीक है, या आज ही कल से मतलब है चाहे आज ले लो या कई सालों बाद ले लो, हमें ये काम तो करना पड़ेगा, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कार्बन इंटेंसिटी जो इंडिया के अंदर में है उसको लेकर हमें कुछ ना कुछ डीकार्बनाइजेशन वाली पॉलिसीज़ लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कह सकते हो हमारी सरकार के पास में स्कीम्स है। फॉर एग्जांपल नेशनल स्टील पॉलिसी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इन स्कीम का मेन मकसद ये होगा कि भारत का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जाए, लेकिन जो कार्बन एफिशिएंसी है उसके ऊपर भी फोकस किया जाए। कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए हमें अभी से ही जो कदम है वो उठाने पड़ेंगे। सरकार कहीं ना कहीं इन स्कीम्स को हेल्प कर सकती है डीकार्बनाइजेशन को लेकर कुछ सिद्धांत लाकर। डीकार्बनाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि हम लोग सीधा सीधा जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हैं, इन सब चीज़ों को हम थोड़ा सा कम कर सकें, पोल्यूशन ऑलरेडी कम हो सके, ये हमारा मेन मकसद है। दूसरा यहाँ पे जो कदम उठाया जा सकता है वो है ट्रांसफ़र ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज़। या फिर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें, यूरोपियन यूनियन से बोलें भाई कि अगर आप देखो, आप तो वैसे भी डेवलप्ड नेशंस हो सारे के सारे, तो यूरोपियन यूनियन से बोला जाए कि भाई तुम हमें क्लीन टेक्नोलॉजीज़ दो, फिर क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाओ, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रोडक्शन करेंगे, तब आपको देंगे। अगर आप नहीं लेना चाहते जो ये कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं वो, तो हमें आप अपनी टेक्नोलॉजी दो जिसका यूज़ करके हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करके जो सामान बनाएंगे वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके लिए, इसके अलावा, इससे हटकर भारत को कहीं ना कहीं अपना एक नया सिस्टम तैयार करना होगा चाइना और रशिया के साथ में, एक नया कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम बनाकर, क्योंकि आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है हमारे एक्सपोर्ट्स को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। फिर एक और काम है इंसेंटिवाइजिंग ग्रीन प्रोडक्शन। भारत को एक और काम करना होगा, क्योंकि आने वाले समय पर ऐसे कई सारे और भी कंट्रीज़ लॉज लेकर आएंगी जिससे भारत के इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमें नए नए जो इंसेंटिव्स हैं वो लेकर आने पड़ेंगे। यानी सरकार क्या कर सकती है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए बोल सकती है कि अगर आप ग्रीनर प्रोडक्शन करोगे, यानी प्रोडक्शन अगर ऐसा करोगे जिससे कोई पोल्यूशन पैदा नहीं हो रहा है, तो उसके बदले में आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। इससे हमारा जो 2070 तक का नेट ज़ीरो टारगेट है, यानी 2070 के बाद जो भारत ने टारगेट कसम खाई है कि हम पोल्यूशन पैदा नहीं करेंगे, उसको अचीव करने में भी हमारी आसानी हो जाएगी। समझ गए? या फिर अभी एक और कदम उठाया जा सकता है कि क्योंकि भैया यूरोपियन यूनियन का ये जो लॉ है इसका अभी अनाउंसमेंट हुआ है और भारत के हाथ में 2023 यानी ये 2023 के जो G20 की प्रेसिडेंसीशिप है वो भारत के हाथ में है। तो भारत यहाँ पर इस प्रेसिडेंसीशिप का यूज़ करके यूरोपियन यूनियन के इस कदम को वापस उठा सकता है, सबके सामने लेकर आ सकता है, और यूरोपियन यूनियन का जो ये कार्बन टैक्स का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको ओपोज कर सकता है, बोल सकता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ेगा। और इंडिया के साथ साथ कुछ और पुअर कंट्रीज़ हैं, गरीब देश हैं, जो कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी को अचीव नहीं कर पाए, वो भी पोल्यूशन करके सामान को बनाकर बेच रहे हैं, उनका क्या होगा?
तो इनकी आवाज़ यहाँ पर इंडिया बनकर आ सकता है 2023 में, और ये यूरोपियन यूनियन का ये जो लॉ है इसके मुद्दे को उठा सकता है, इसको अपोज कर सकता है। समझ गए? तो ये यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का कार्बन टैक्स फ्रेमवर्क है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म? ये यूरोपियन यूनियन का CBAM क्या है? डिस्कस इट्स पोटेंशियल इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर क्या पड़ेगा? दूसरा, कुछ आपने तरीके बताना है कि इंडिया इससे किस तरीके से लड़ सकता है। तो 250 शब्दों में आपने यहाँ पर ये आंसर लिखना है। एक बार हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है? भारतीय निर्यात पर इसके संभावित प्रभाव पर चर्चा करें और सुझाव दें कि भारत इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकता है। 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको फुल फॉर्म लिखना है। मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को लिखकर दोस्तों जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या बात की जा रही है? फॉर सिकल सेल पेशेंट्स एंड एल्यूसिव डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं। देखो, एक प्लान यहाँ पे तैयार किया जा रहा है जिस प्लान के मुताबिक क्या होगा, एक परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा किन लोगों को? जो सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित लोग हैं, जिनकी उम्र स्पेशली 5 साल से ऊपर है, सिकल सेल डिजीज़ से गुजर रहे हैं, उनको यहाँ पर ये परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाए, ऐसी यहाँ पे मांग की जा रही है। अभी जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ये केवल उसकी 3 साल की वैलिडिटी होती है। 3 साल बाद वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी खत्म हो जाता है। ठीक है, वो टेम्पररी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है। अभी मांग की जा रही है परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की। तो क्वेश्चन यह है कि परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट से होगा क्या? दोस्तों इस सर्टिफिकेट से फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जितने भी सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित हमारे पेशेंट्स हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर जो स्कीम्स होती हैं जितनी भी हेल्थ को लेकर, उसके सारे बेनिफिट्स आराम से यहाँ पर वो अवेल कर सकेंगे। कहोगे ये सिकल सेल डिजीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? बिल्कुल, हमारे देश में सिकल सेल डिजीज़ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको आप जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर भी बोल सकते हो। ये बीमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। स्पेशली जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो आदिवासी की कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पर हज़ारों लोगों को यहाँ पर ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि हम भैया 2047 तक 2047 तक हमारा मेन मकसद है कि सिकल सेल डिजीज़ को हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है, इरेडिकेट करना है। और इस बार 2023-24 का जो लेटेस्ट बजट है दोस्तों, इस बजट के अंदर भी एक स्पेशल फोकस, स्पेशल खर्चा किया जा रहा है सिकल सेल डिजीज़ से लड़ने के लिए, सिकल सेल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो ये जो डिजीज़ है, ये जो बीमारी है, इसको हमने लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर भी डाला था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि इसको इस पर्टिकुलर कानून में डालने के बाद में क्या हुआ, जो भी हमारे पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट की केवल 1 साल की वैलिडिटी थी, फिर उसके बाद में उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है दोस्तों वो बढ़ाकर यहाँ पर 3 साल की कर दी गई। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि इस वैलिडिटी को यहाँ पे परमानेंट करने के लिए बोला जा रहा है कि भैया हमें परमानेंट सर्टिफिकेट दिया जाए, ताकि परमानेंटली यहाँ पर जो ये स्कीम्स हैं हेल्थ को लेकर, इसके बेनिफिट्स ये सभी सिकल सेल डिजीज़ से पीड़ित पेशेंट्स अवेल कर सकें। समझ गए? तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कशन है। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, आखिरकार ये जो सिकल सेल डिजीज़ है ये होती क्या है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आज के समय पर ये देखने को मिलती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि जैसे मैंने बोला कि अब की बार 2023-24 का जो बजट है, यूनियन बजट, इसमें सरकार ने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट किया है कि हम सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक ख़त्म करेंगे। नाउ क्वेश्चन, सिकल सेल डिजीज़ होती क्या है? सिकल सेल डिजीज़ यहाँ पर एक बेसिकली जीन डिसऑर्डर है। जो हमारे जीन होते हैं RNA DNA, इसके अंदर एक बहुत बड़ा डिसऑर्डर देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब सिकल सेल डिजीज़ में दोस्तों एक प्रकार का सिकल सेल एनीमिया भी होता है। एनीमिया क्या होता है आपको पता है? एनीमिया बेसिकली ब्लड की कमी को बोलते हैं। बॉडी में जब ब्लड और आयरन की कमी हो जाए तो वो यहाँ पर एनीमिया कहलाता है। और कहीं ना कहीं भारत में हर दूसरी वीमेन एनीमिया से गुजर रही है। तो ऐसे यहाँ पर एक सिकल सेल एनीमिया भी देखने को मिलता है। अब सिकल सेल डिजीज़ को समझने के लिए एक बहुत बेस्ट पिक्चर है, इसको देखो। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसको समझ सकते हो ये सिकल सेल डिसऑर्डर्स क्या होता है। सिकल सेल डिसऑर्डर्स वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिससे हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो मिस शेप हो जाते हैं। पता है ना, बॉडी के अंदर में RBCs और WBCs हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और हमारे वाइट ब्लड सेल्स। हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशल फोकस कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर में।
तो जो यहाँ पे सिकल सेल डिसऑर्डर है, ये क्या है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका शेप बिगड़ जाता है और रेड ब्लड सेल्स टूटने लगते हैं, ये सेल्स धीरे धीरे मरने लगते हैं और इन सेल्स के ख़त्म होते ही क्या होगा, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, ब्लड फ्लो होना रुक जाएगा और ब्लड फ्लो की वजह से आपको पता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा है। ब्लड फ्लो रुकने की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से बॉडी में पेन होना स्टार्ट होगा। दोस्तों जो हमारे नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स यानी नॉर्मल जो आरबीसीज होती हैं ना, वो इस तरीके से होती हैं, गोल गोल जो आप देख पा रहे हो। लेकिन सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, ये हमारी आरबीसीज ऐसी शेप में हो जाती हैं जैसे यहाँ पे हसिया होता है ना, जिससे हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर में है ना इसका यूज़ करते हैं फसल की कटाई में, उसी को सिकल बोलते हैं। और ये जो हमारे आरबीसीज हैं वो इसी शेप ले लेते हैं, इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इसका नाम सिकल सेल डिजीज़ रखा गया है, सिकल सेल डिसऑर्डर रखा गया है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका शेप पूरी तरह से बदल जाता है, वो शेप ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से प्रॉपर बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड ब्लॉक होने लगता है, बॉडी में दर्द होने लगता है। और इसी सिकल सेल डिसऑर्डर में दो बड़े बड़े बीमारियां आती हैं, एक आता है सिकल सेल एनीमिया और दूसरा आता है सिकल सेल क्राइसिस। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉपर बॉडी में ब्लड प्रेजेंट नहीं होता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। सिकल सेल क्राइसिस, यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होने लगती हैं। ब्लड वेसल्स जैसी ब्लॉक होंगी, सीधा यहाँ पे खून की जो फ्लो है वो रुक जाएगा और खून का फ्लो जैसे रुकेगा, हमारे जो अंग हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता है हमारा सिकल सेल डिसीज़। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं। सिम्टम्स की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जब किसी को सिकल सेल एनीमिया होता है तो उससे बहुत ज़्यादा थकान, कमज़ोरी और शरीर पीला पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। फिर उसके बाद में ऐसी जो सिकल सेल क्राइसिस है, सिकल सेल क्राइसिस में अगेन एक इंसान को यहाँ पर उसके चेस्ट में, बोन में, लेग्स में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो खून का फ्लो है वो यहाँ पर ब्लॉक हो गया। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स का एक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, यानी कि एक पर्सन जो कि एनीमिया से गुजर रहा है उसके बॉडी में यहाँ पर जो ब्लड है वो यहाँ पर दिया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा, एनीमिया और जो एनीमिया से संबंधित पेन है वो थोड़ा सा ठीक हो पाएगा। दूसरी जो ट्रीटमेंट है वो है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया क्या है, ये एक प्रकार का मेडिकेशन है। ये जो दवाई है ये क्या कर सकती है, जो दर्द होता है सिकल सेल डिसऑर्डर में, उस दर्द को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर सकती है। ठीक है, और इस बीमारी का जो यहाँ पे एक लंबा प्रभाव पड़ सकता है उसको रोकने का काम कर सकती है। यह सिकल सेल डिजीज़ को यहाँ पर ठीक किया जा सकता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के माध्यम से भी। जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स क्या होते हैं, कल भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, उन स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। ठीक है, या बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करके हम क्या कर सकते हैं, सिकल सेल डिजीज़ से लड़ सकते हैं। सरकार ने वैसे कई सारे कदम उठाए हैं। सरकार ने यहाँ पर कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की हैं सिकल सेल से लड़ने के लिए। कुछ सेंटर्स यहाँ पर एस्टेब्लिश करे गए हैं 22 अलग अलग ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, सिकल सेल से संबंधित ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस प्रोवाइड करवाने के लिए। उसके अलावा स्टेट हेमोग्लोबिनोपैथी में जो मिशन है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है। इसका मेन मकसद यहाँ पर सिकल सेल डिजीज़ से जो भी लोग गुजर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग करना, उनका मैनेजमेंट करना प्रॉपरली। समझ गए, तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारा सिकल सेल डिजीज़ को लेकर कंप्लीट आर्टिकल हुआ। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। तो दोस्तों आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि जो मेगा फूड पार्क का कॉन्सेप्ट है, सरकार यहाँ पर किस पर्पस के बेसिस पर इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रही है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी, 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। 1 and 2 ओनली का मतलब है जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। ये जो मेगा फूड पार्क को प्रमोट किया जा रहा है किस वजह से, ताकि यहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकें अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। दूसरा, यहाँ पे जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, जो सड़ने खराब होने वाले आइटम्स हैं, उनकी प्रोसेसिंग को इंक्रीज़ किया जा सके जिससे वेस्टेज कम होगा। तो इसलिए मेगा फूड पार्क्स को बनाया जा रहा है। पहला एंड सेकंड, दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। इसी वजह से जो बी वाला आंसर है वो हमारा करेक्ट है। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।